हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? जैसे कि आपने तुमने देख लिया होगा कि आपकी जीके की जो हिस्ट्री होती है उसकी क्लास है। ये क्लास यूजफुल रहेगी एसएससी रेलवे और जो भी अदर स्टेट एग्जाम है जिसमें एलिजिबल पूछी जाती है। और भाई मतलब जो भी एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वही कवर किए जाएंगे जो मतलब इम्पोर्टेंट है। और भाई एग्जाम में होंगे पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। तो आपसे यही कहूँगा कि आपकी क्लास ले आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और आपको एग्जाम में मतलब आप एग्जाम में देखोगे कि आपका लेवल एक अलग ही होगा। फिर भी एग्जाम में पढ़ने से तो ऑटोमेटिक ही अच्छा होगा ना अपना। इसीलिए तो आज से हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोग माँ सरस्वती के नाम और हिस्ट्री शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारे भारत का अलग इतिहास रहा है और इसको हम पढ़ेंगे। इतिहास तीन शब्द इति है और शासन से बना है जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से और कैसा हुआ है। मतलब इतिहास इतिहास क्या है? इतिहास मतलब इतिहास हम कह सकते हैं कि ऐसा समय जो बीत चुका है। मतलब पास्ट ही एक तरह से इतिहास है। जैसा अभी प्रेजेंट में चल रहा है, आगे आने वाला फ्यूचर है और जो पीछे है वो इतिहास। जो कल था वो इतिहास में हो गया। इस तरह से इतिहास अतीत को जानने का एक साधन है। अतीत में घटित घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। जैसे कि भाई इतिहास मतलब कोई भी घटना है उसको क्रमबद्ध जो अध्ययन किया जाता है उसको इतिहास कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। जैसा कि इतिहास का जनक कैसे माना जाता है? हेरोडोटस को। ये इम्पोर्टेंट रहेगा। जो जो भी इम्पोर्टेंट वैल्यू होगी उनको मैं मार्क कर जाऊंगा। और आप जो भी नोट्स बनाएं या फिर जैसे भी बात पीडीएफ के थ्रू पढ़ना जाए तो इनको हाईलाइट को थोड़ा मतलब अच्छे से देख लेना एक बार, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। इसलिए भाई इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस ने पुस्तिका हिस्टोरिका में इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। अब भाई डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, जैसे कि हेरोडोटस ने कौन सी अपनी किस पुस्तिका में इतिहास का मतलब इतिहास शब्द का प्रयोग किया? तो कौन सा पुस्तक में लिखेंगे भाई? ये हिस्टोरी का पुस्तक, ठीक है भाई। और अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री इतिहास ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। और जो अंग्रेजी शब्द है इतिहास ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? हिस्टोरिया से। जिसका अर्थ है अनुसंधान। अब भाई इतिहास के स्रोत जैसे अपन कोई भी चीज होते हैं उनके स्रोत होते हैं कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ और कैसे कैसे मतलब वो आगे मतलब शुरू में कोई चीज़ होती है तो डेवलप तो होती है शुरू में, जब ओरिजिन होता है मतलब कोई भी उत्पत्ति होती है शुरुआत होती है किसी चीज़ की तो पहले कैसे थे। इससे संबंधित इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं जिनमें से तीन प्रमुख हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो भाई पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक है। तो भाई मतलब पुरातात्विक स्रोतों को ही मतलब सर्वाधिक सर्वाधिक प्रमाणिक माना गया है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मिलते हैं खुदाई संकलित सामग्री, अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकृति, स्मारक, ताम्रपत्र आदि आते हैं। तो भाई मतलब जो पुरातात्विक स्रोत है इसके अंदर जो खुदाई की गई उसके द्वारा और जो अभिलेख है, जैसे पत्थरों पे शिलालेखों पर जो भी लिखावट की जाती थी प्राचीन जमाने में, उसी के अभिलेख और सिक्के, मूर्तियां और भित्ति चित्र, स्मारक, ताम्रपत्र आदि आते हैं। पुरातात्विक अध्ययन दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि अपन पुरातात्विक अध्ययन में दो तो प्रकार के लंबवत और क्षैतिज। तो लंबवत वही किस पद्धति के द्वारा किसी संस्कृति का काल मापन का अध्ययन किया जाता है। काल मापन का मतलब समय के अनुसार कोई संस्कृति कैसे डेवलप हुई, जैसे समय गुजरता गया। पहले पहले थे कोई पहले इंसान थे जो मतलब
शुरुआत में थे जो मतलब मांसाहारी थे, बाद में उन्होंने आग आग की उत्पत्ति हुई, फिर उसी तरह से पहिए का निर्माण हुआ, सिंचाई करने लगे, ऐसे ही मतलब कैसे कैसे हुआ। और एकता क्षति इस पद्धति में किसी सभ्यता संस्कृति के संपूर्ण स्वरूप को उजागर किया जाता है। और 1867 ईस्वी में अलेक्जेंडर कैनिंघम ने भारतीय प्रत्नतत्व संरक्षण विभाग की स्थापना की। तो वही कुछ सभी इंस्ट्रूमेंट बताए यहाँ से कि भाई जो भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग है इसकी स्थापना किसने की, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है भाई अलेक्जेंडर कनिंघम। अब पूछ लेते हैं भाई कब की, तो यह आ जाएगा 1861 में, 1861 में, ठीक है भाई। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कहा जाता है। देखो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इसे कहा जाता है कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है भाई। और अभिलेखों के अध्ययन को प्रालेख शास्त्र कहते हैं। अब भाई क्वेश्चन जो आपको पता है, काफी एग्जाम में जो एसएससी रेलवे में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन क्वेश्चन भी होता है फिर उसके सारे ऑप्शन भी होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है, जैसे अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा पुरालेख शास्त्र। या फिर डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है कि पूरा लेख शास्त्र किसे कहते हैं। तो वही अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पूरा लेख शास्त्र। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। भारत में अधिकतर अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, भाव प्रतिमाओं, ताम्र पत्रों एवं सिक्कों पर खुदे हुए मिलते हैं। जैसे आपको पहले ही बताया गया था कि भारत में अधिकांश जो है शिलाओं, स्तंभ, भाव और जो प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, जो तांबे के पत्र होते हैं, ताम्र पत्र मतलब जो तांबे के बर्तन होते हैं ना, उन पर सिक्कों में खुदे हुए मिले। होगा जब कोई अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख है, भाई क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जैसे कि भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो अपन क्या कहेंगे कौन सा है, तो ये है भोगा का जगह है, भोगा जगुन। मार्क काम नहीं कर रहा। सॉरी, दो मिनट हो गए। हाँ हाँ, हो गया, सॉरी सॉरी, हो गया। भोगा जगह अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख है जो एशिया माइनर तुर्की के कुछ स्थान पर प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन मतलब जो कौन सी जगह पे मिला, एशियाई माइनर के तुर्की के बोगाज कोई स्थान पर। जैसे भारत में सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा के मुद्दों पर मिलते हैं। भारत में सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा के मुद्दों पर मिलते हैं, किंतु उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। कि वे जो प्राचीनतम जो लिखने की लिपि थी उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ये जो कई क्वेश्चन कर सकता है डायरेक्ट, जैसे भारत में सबसे पुराना अभिलेख कहाँ पर मिलते हैं, तो कहाँ पे आप क्या बताओगे, हड़प्पा के मोहर पर मिलते हैं, यहाँ से। हड़प्पा के मोहर पर, किंतु अभी तक भी पढ़ा नहीं जा सका। भारत में प्राचीनतम अभिलेख जिन्हें पढ़ा गया अशोक के हैं। वही जो भारत में प्राचीनतम अभिलेख अभी तक पढ़े गए हैं किसके हैं, अशोक के। अशोक अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसली ने पढ़ा। भाई क्वेश्चन मतलब आशा यहाँ से क्वेश्चन भी भाई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो अशोक के अभिलेख थे सर्वप्रथम उनको किसके द्वारा पढ़ा गया। तो यहाँ पे कहा है जेम्स प्रिंसली, जेम्स प्रिंसली। और कब पढ़ा गया, 1837 ईस्वी में। ठीक है। सिक्के, वही देखो सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिमेटिक्स कहते हैं। मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसले हैं। तो भाई जो सिक्कों का अध्ययन उसको क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र। उसके जनक कौन है, जेम्स प्रिंसले। जेम्स प्रिंसले से लेकर भारत में आरंभिक सिक्के ईसा पूर्व छठी शताब्दी के ही जिन्हें हाल सिक्के कहा जाता है। कि भाई भारत में जो प्रारंभिक सिक्के थे जो प्रारंभिक सिक्के थे उन्हें क्या कहा जाता है, आज सिक्के। ये सिक्के लेखक रहित थे, मतलब इनके सिक्कों पर लेखक मतलब लिखावट नहीं थी कोई, यहाँ लेखन रही थे, बोल सकते हैं हम लेखन रही थे। हड़प्पा मार्केट बनाए जाने बाकी कारण ने आज सिक्के कहा है। पर भाई हम कह सकते हैं कि जो प्रारंभ आरंभिक सिक्के ईसा पूर्व छठी छठी ईसा पूर्व से जो आज सिक्के थे उन्हें ठप्पा मार्केट बनाए जाते थे, इसी कारण उन्हें क्या कहा जाता था, आज सिक्के। ये सिक्के अधिकतर चांदी के बने होते थे। तो भाई सिक्के किसके बने होते, चांदी के।
भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के हिंदी यूनानी शासकों ने जारी किए। नियमित रूप से सोने के सिक्के कुषाण शासक ने जारी किए। और भाई क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए या लागू किए चलाए गए। तो फिर आप क्या करोगे, कुषाण शासकों द्वारा। कौन से शासक थे, कुषाण शासक। ठीक है भाई। और देखो प्राचीन काल के जो सिक्के थे वो सेव होते हैं। अब देखो इन पे जो लिखा हुआ है वो अपन पढ़ नहीं सकते ना, क्या लिखा हुआ है, ऐसे चित्र बने हुए हैं। जो पहले की जो लिखी थी उनको पढ़ पाना मतलब नामुमकिन था थोड़ा। नामुमकिन, पहले की भाषा है जो यार मतलब वो उनकी अपनी एक अलग संस्कृति थी। ठीक है भाई। साहित्य स्रोत, देखो भाई साहित्य स्रोत दो प्रकार के होते हैं। धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य तथा ब्राह्मण साहित्य शामिल है। ब्राह्मण साहित्य वेद पुराण उपनिषद वेदांत महाकाव्य आदि है। भाई जैसे आपको पता है धार्मिक साहित्य दो प्रकार के होते हैं, एक ब्राह्मण साहित्य और एक ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में आ गए, क्या क्या आ गए देखो, वेद हो गए, सॉरी, ब्राह्मण साहित्य में वेद हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, वेदांत हो गए और महाकाव्य हो गए। ठीक है भाई। और जो ब्राह्मणोत्तर साहित्य में है वेद एवं जैन साहित्य। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में क्या है, जैन और बौद्ध साहित्य। ठीक है भाई। कि भाई आप मतलब ये मत सोचना कि भैया मतलब कितनी तेज पढ़ा रहे हैं या फिर कितनी तेज बोल रहे हैं। क्योंकि भाई मुझे पता है ये पीडीएफ थोड़ी पड़ी है। और एग्जाम जो 2025 के एग्जाम है, एसएससी के लगाने वाले भी क्या लगाने वाले उनके पास में, तो उनके लेके क्या है कि जो उनकी रिजर्वेशन पर जो एग्जाम में बैठे हुए हैं, उनके लिए रिविजन की तरह से काम करेगी ये वीडियो। तो सॉरी, रिविजन के लिए थोड़ा मतलब फास्टली चलना पड़ रहा है, वरना मैं। और ये सब नहीं है कि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप बाद में आपके पास वीडियो के रूप में ये वीडियो सही रहेगी, फिर तो बाद में आप बैकअप क्लिक करके और दोबारा देख सकते हो उसी चीज़ को। और नोट्स बनाओ जब वीडियो को पुश करके, और आप रोक के और नोट्स बना लेना बाद में। इसलिए भाई थोड़ा मतलब फास्ट वे में चलना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी और रेलवे वाले के बच्चे ये अपने जो भी पास में हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा देखना पड़ेगा और थोड़ा मुझे फास्ट वे में चलना पड़ेगा। ठीक है भाई। ब्राह्मण साहित्य, अब देखो अपने साहित्य पढ़ते कौन कौन से पढ़े थे, धार्मिक साहित्य कौन से थे, एक तो ब्राह्मण साहित्य और एक ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो फिर अब हम पहला पढ़ेंगे कौन सा, ब्राह्मण साहित्य। ठीक है भाई। ब्राह्मण साहित्य में आपने पढ़े थे क्या क्या थे, देखो वेद थे, पुराण थे, उपनिषद थे, वेदांत थे, महाकाव्य थे। ठीक है। अब देखो ब्राह्मण साहित्य में अपन सबसे शुरुआत में क्या देंगे, वेद। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है भाई वेदों की संख्या कितनी होती है। तो भाई आपको पता होगा, तो नहीं पता होगा तो आप देख लो। वेदों की संख्या 4 होती है। रिजर्व वेद, सॉरी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। वेदों का संकलन वेद व्यास ने किया। भाई क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म बसता है, जैसे कि वेदों का संकलन है या फिर वेदों को जो है वो निर्माता किसे कहा जाता है, तो वेद व्यास को कहा जाता है। ठीक है। चार वेदों को समृद्ध रूप को संहिता कहा जाता है। तो वे संहिता किसे कहा जाता है, जो चार वेद होते हैं और उनके जो समृद्ध रूप होता है उसको संहिता कहा जाता है। वेदों की रचना श्रवण परंपरा के आधार पर होने के कारण ये श्रुति भी कहा जाता है। कि भाई क्वेश्चन डायरेक्ट क्या करेगा कि वेदों वेदों को श्रुति क्यों कहा जाता है। कि भाई वेदों की रचना कौन से श्रावण परंपरा के आधार पर होने के कारण इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को समृद्ध रूप से त्रयी कहा जाता है। और त्रयी जो है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के समृद्ध रूप से क्या कहा जाता है, त्रय त्रय कहा जाता है। अब देखो भाई सबसे पहला आता है ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीनतम वेद है। इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्तें एवं 10,000 मंत्र हैं। भाई ये वेद सबसे बड़ा वेद कह सकते हैं इसको। इसमें 10 तो मंडल है और 1028 सूक्तें हैं। और मंत्र कितने हैं, 10,600। ठीक है। ऋग्वेद में संग्रहित मंत्रों को ऋचा कहा जाता है, और जो ऋग्वेद में जो संग्रहित मंत्र है उनको क्या कहा जाता है, ऋचा। ये देखो जो जो हाईलाइट हो रखे हैं ना, ये मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मार्क कर रखे हैं।
तो आप जो हाईलाइट है ना उनको कोशिश करना कि मतलब अच्छा थोड़ा ध्यान से पढ़ सके, फिर नोट्स बनाए तो बिल्कुल हाईलाइट कर लेना, क्योंकि ये वही यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे हुए हैं पहले, इसलिए हाईलाइट किया गया है। जो कि पद हैं इस वेद को पुरोहित को उर्दू कहते हैं, और भाई जो ऋग्वेद है जो उनके वेद वेद पाठक है, फिर जो वेदों का जो कि वेद पढ़ते हैं पाठन करते हैं उनको क्या कहता है, उर्दू कहा जाता है, उर्दू। पुरोहित को क्या कहा जाता है, उर्दू। ऋग्वेद में ईरानी ग्रंथ जंद अवस्था के साथ समानता मिलती है। ऋग्वेद का आरंभ अग्नि के उपासक से हुआ। भाई जो ऋग्वेद है उसका आरंभ किसके उपासक से हुआ था, अग्नि के उपासक से। इसमें मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि को तथा द्वितीय सूक्त इंद्रदेव को संबंधित है। इस वेद का दूसरा नाम, दूसरा भी सातवां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है। और भाई ऋग्वेद का दूसरा और सातवां मंडल कौन सा है, सबसे प्राचीनतम, तो फिर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि भाई ऋग्वेद का कौन से मंडल सबसे प्राचीनतम मंडल है, तो कौन सा आएगा, दूसरा और सातवां। तथा पहला तथा 10वां मंडल नवीनतम मंडल है। ऋग्वेद में 2 से 7 तक मंडलों को पंचमंडल कहा जाता है। वह ऋग्वेद में 2 से 7 कितने, 2 से 7 मंडलों को वंश को मंडल कहा जाता है। इस वेद का 10वां मंडल सबसे बड़ा तथा दूसरा मंडल सबसे छोटा है। भाई इस ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, 10वां मंडल, सबसे छोटा कौन सा है, दूसरा, और सबसे छोटा दूसरा मंडल है, ठीक है भाई। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद में तीसरे मंडल में सावित्री सूर्य का दूसरा रूप को समन्वित गायत्री मंत्र। और भाई जो विश्वामित्र के द्वारा ऋग्वेद का कौन सा मंडल, तीसरा मंडल जिस विश्वामित्र द्वारा रचित है उसका जो सावित्री है, सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। सावित्री गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सूर्य, सूर्य देव को। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद को कौन से मंडल से लिया गया है, तो आप क्या टिक करके आओगे, तीसरे मंडल से। कौन से भाई, तीसरे मंडल से, देखो ये है तीसरे मंडल से, ठीक है। इस वेद में 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। भाई तीसरा तो कोई किसको होगा, सूर्यदेव को, 9वां मंडल किसको है, सोमदेव को, ठीक है भाई। इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। और जो इसका 9वां मंडल है इसको कौन सा मंडल कहा जाता है, सोम मंडल भी कहा जाता है, ठीक है भाई। इस वेद के 10वें मंडल में सर्वाधिक सूक्त हैं, और 10वें मंडल को पुरुष सूक्त भी कहा जाता है। और वह जो इसके 10वां मंडल इसको कौन सा मंडल कहा जाता है, मतलब कौन सा मंडल, पुरुष सूक्त भी कहा जाता है, ठीक है फिर। इस मंडल में पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख हुआ। इसके अनुसार विराट पुरुष के मुख मुख से ब्राह्मण, ठीक है, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। भाई अभी थोड़े मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ये एक तरह से रिलीजन का विषय है, जो अभी 2025 के जो एसएससी रेलवे वाले बच्चों के एग्जाम है। बाकी बाद में जो आपके आपके लिए अलग से जो भी जो अगले साल के लिए तैयार कर रहे हैं उनके लिए अच्छे से सीरीज चलाई जाएगी हिस्ट्री की, सॉरी जीके की, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और जो जो भी है एक्स्ट्रा कवरेज है वो बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही मतलब आसान वे में किया जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा मतलब आपने बताया कि एग्जाम अच्छे से वाले के लिए मतलब एग्जाम थोड़ी इस टाइम पे पास नहीं है, तो इसीलिए फिर थोड़ा फास्ट वे में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको इससे फ़ायदा नहीं है, आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप कोशिश करना कि मतलब ये जो नोट्स है उनको आप कॉपी में या नोट्स अपने जो आप लेना नोट्स बना लेना, क्योंकि भाई ये मतलब शॉर्ट, ये कहते हैं ना जीके का जितना मतलब मिनिमाइज किया जा सकता है ना, मतलब जीके को जितने जितना आसान या मेन मेन टॉपिक बनाए जा सकते हैं वो यहीं से इन जो भी, क्योंकि हम मल्टीपल सोर्सेस से आपके लिए तैयार किया हुआ है और आपको बहुत तरीके से, ठीक है भाई। भाई अपन ने कौन सा ऋग्वेद पढ़ लिया था, अब कौन सा वेद था दूसरा, यजुर्वेद। हाँ, यजु का आता ही है, यजु का क्या था भाई यज्ञ, और ये कर्मकांड प्रधान वेद है। और इस वेद में क्यों, इस वेद के अंदर क्या आते हैं जो कर्मकांड होते हैं, जैसे इसमें यज्ञ संबंधित सूक्त है और यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का उल्लेख किया गया है। इस वेद के पुरोहित को अथर्व कहा जाता है, और इस वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, अथर्व। ये वेद गद्य एवं पद्यों में लिखा गया है, इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्लवेद। भाई यजुर्वेद के कितने भाग हैं,
तो दो भाग किसमें यजुर्वेद और शुक्लवेद। शुक्ल यजुर्वेद को बा बाजस बाजसयनी संहिता भी कहा जाता है। और जो भाई शुक्ल यजुर्वेद है उसको क्या कहा जाता है? बाजसयनी संहिता। ठीक है भाई। यजुर्वेद के एक मंत्र में चारों वर्णों को वेद पढ़ने का अधिकार देगा। और जो यजुर्वेद के एक मंत्र में चारों वर्णों के वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया है, इसमें विश्व प्रेम की भावना और राष्ट्र प्रेम की भावना व्यक्त की गई है। इस वेद में शून्य का उल्लेख हुआ है। ठीक है भाई। जो यजुर्वेद है उसमें क्या यज्ञ और कर्म कांडों से संबंधित वेद है। और उसके जो पाठ करता है या जो वाचन वाला है उसको अदल्लु कहा जाता है। और जो ऋग्वेद के वाचन करता क्या कहा जाता था? आपने पढ़ा होगा थोड़ी देर पहले, बताओ क्वेश्चन है आपके लिए कि भाई जो ऋग्वेद थे उसके पाठन करता या पुरोहित क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है बताओ? आपके पास 10 सेकंड का समय, बताओ। हाँ भाई, आया आपको तक? वही आपने भी पढ़ा था कि जो ऋग्वेद पाठन करता है वो तो कहा जाता है, ठीक। और इसके को क्या होता है? अथर्ववेद, ठीक। इस वेद में गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है, ठीक है। ये गद्य और पद दोनों में लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में आता है सामवेद। भाई शाम का अर्थ क्या है? ज्ञान होता है। शाम का अर्थ ज्ञान होता है। इस वेद के पुरोहित को उदारता कहते हैं। देखो भाई, आपने मतलब ऋग्वेद पढ़ा, उसके बाद में यजुर्वेद पढ़ा और उसके बाद हम सामवेद पढ़ रहे हो। तो आपको आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो इनके पुरोहित है ये एक तरह से इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कोई से भी वेद नाम ले दिया जाएगा और उसमें क्वेश्चन आ जाएगा तो इसके पाठन करता है या पुरोहित क्या कहा जाता है। तो एक तरह से इम्पोर्टेंट तो बस हो गया ना। तो इस तरह से आप इनके नोट बना लीजिए, जिससे कि आपको आगे को जो है वो दिक्कत नहीं होगी। जैसे भाई सामने के पुरोहित जो वेद है उसके पुरोहित को क्या कहा जाता है? उद्धाता। उद्धाता, ठीक है। और इस वेद के 75 सूक्तों को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। उस वेद के कितने 75 सूक्तों को छोड़कर सभी पास लिए हैं ऋग्वेद से। ये सूक्त ज्ञान योग्य है। सामवेद को भारतीय संस्कृति का जनक माना जाता है। तो भाई यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क किया हुआ है कि जो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा भाई भारतीय संगीत के जनक किसे कहा जाता है, किस वेद को कहा जाता है? आप क्या कहोगे? सामवेद को। ये वेद सूर्यदेव को समर्पित है। वह सामवेद कौन से सामवेद को कौन से देव को समर्पित है? वह सूर्यदेव को। इस वेद के मुख्य सूर्य स्वीकृति के मंत्र मिलते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में शनि को वेदों में सामवेद कहा और श्री कृष्ण ने उसने गीता में शनि को वेदों में सामवेद कहा। फिर क्वेश्चन आ जाएगा गीता में है जो कृष्ण ने शनि को कौन सा वेद कहा? तो कौन सा वेद कहा? सामवेद, ठीक है। और जो सबसे आखिरी वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। तो भाई पहला क्वेश्चन तो आपसे आपके लिए जो सबसे पहले वाला पेज पढ़े था आपने अभी तो पहला वो कौन सा था? बताओ आप मुझे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है बताओ? तो मेरे सबसे प्राचीन तब मैं ही ऋग्वेद। और उसके बारे में कौन सा पढ़ा था आपने? ऋग्वेद के बारे में यजुर्वेद, यजुर्वेद के बारे में सामवेद और सामवेद के बारे में कौन सा आएगा? अथर्ववेद, ठीक है। अब जैसे आपके लिए क्वेश्चन मिल जाता है कि जो यजुर्वेद है उसको पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है? तो आप क्या कहोगे? बताओ बताओ जल्दी बताओ। जो ऋग्वेद उसको पाठ्यकर्ता क्या कहा जाता है? तो भाई उसको पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता था? अधर्ववेद, ठीक है भाई। इस तरह से मतलब क्वेश्चन आप कोशिश करना कि नोट्स बना सको और मतलब थोड़ी लिख सको उसको, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहाँ सब। क्योंकि पहले से ही हिस्ट्री है, इसको इतना मतलब शॉर्ट कर दिया यार आपके लिए। तो इससे शॉर्ट भाई आप मतलब कहीं भी सेंड कर लो चाहे कुछ भी कर लो, मिलेगा नहीं, ठीक है भाई। तो देखो अथर्ववेद पढ़ते हैं। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। आपको पता है सबसे बाद के बाद में वाला वेद है उससे बाद में विदेश को और फिर त्रय में शामिल नहीं किया गया। त्रय में शामिल नहीं किया गया था। त्रय आपको पता है कि त्रय किसे कहा जाता है? आपने मतलब स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। जो ऋग्वेद जो तो सामवेद है, इसको जो सामूहिक सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? त्रय कहा जाता था। आपने पढ़ा था ना पहले? ये थोड़ा देखो पहले पढ़ा होगा। हाँ इसी तरह से अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में तंत्र मंत्र जादू संबंधित जानकारी दी गई है। इस वेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। देखो भाई यहाँ पे से भी क्वेश्चन आ गया ना
इस वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ब्राह्मण। ठीक है भाई। तो भाई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि भाई देख 4 वेदों में, एक तो 4 वेद हो गए और उनको पाठी करता तो क्या कहा जाता है? ठीक है। अथर्व अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजाति के 2 पुत्र कहा गया है, और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजाति को क्या कहा गया है? पुत्र कहा गया है। और देखो भाई यहाँ से, ये देखो आपके लिए मतलब, ये जो आपको मैं बता रहा था कि भाई ये वेद हो गए, और यज्ञ करने वाले पुरोहित हो गए, और यह शैली हो गई, यह उपवेद हो गई। ठीक है जी। जैसे ऋग्वेद पढ़ा था आपने, ऋग्वेद पाठ में था, क्या कहा जाता है? या पुरोहित को बोलते हैं। ऋग्वेद के अथर्ववेद को, सामवेद को वेदाता, और अथर्ववेद के ब्राह्मण। ठीक है। यहाँ से मतलब आप वीडियो पोस्ट करके और स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का। और बाकी स्क्रीनशॉट में भी मुझे पड़ेगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर। अभी जैसे ही मतलब, जैसे ही मतलब 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपके लिए टेलीग्राम चैनल बना दिया जाएगा, उस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी जब भी फ्यूचर में जब आपके लिए वीडियो अपलोड होगी, या फिर जो भी अभी क्लास होगी उनकी सभी वीडियो एक साथ अपलोड की जाएगी। ठीक है भाई। अब हम लोग क्या पढ़ लिए? वेद पढ़ लिए। वेदों के बारे में क्या थे? पुराण। भाई पुराणों से आप भी करते हैं प्राचीन। पुराणों से मतलब पुराने, नाम देखें आप पढ़ो पुराने, मतलब पुराने ना प्राचीन, पहले के। ठीक है। पुराणों का शाब्दिक करते हैं प्राचीन, जैसे प्राचीन शासकों की वंशावली आपको मिलती है। पुराणों की रचना लौह के पुत्र उग्र श्रवा ने की थी। ऐसे क्वेश्चन का साधा है। देखो, जैसे पुराणों की रचना किसने की? लौह से। और उसके पुत्र उग्र श्रवा ने की। तो भाई क्वेश्चन यहाँ से भी हो जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18। भाई क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? बताओ। 18। ठीक है। और मत्स्य प्राण सबसे प्राचीन नदी और प्रामाणिक माना जाता है। देखो भाई, यहाँ से भी ये सब इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए बहुत ही मतलब कैसे भाई कि अच्छा है, बहुत ही वो है। यहाँ से क्वेश्चन बचने की ज़्यादा संभावना है। सबसे प्राचीनतम है मत्स्य पुराण। ठीक है भाई। अग्नि पुराण कृषि संबंधित प्रक्रिया का वर्णन करता है, और जो कृषि संबंधित प्रक्रिया का वर्णन कौन करता है? अग्नि पुराण। ठीक है। देखो भाई, जैसे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पुराण है, उनको भी मतलब नोटिस किया गया है। देखो, विष्णु पुराण और उसके जो वंश है उससे भी, जैसे विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। इससे भी मौर्य वंश से। जो विष्णु पुराण है किससे संबंधित है भाई? मौर्य वंश से। ठीक है। अरे यार, मौर्य वंश से। जो मत्स्य पुराण थे वो सातवाहन से, और जो वायु पुराण थे वो कौन से किससे थे? गुप्त वंश से। ठीक है भाई। पुराणों के बाद में क्या आते हैं? निषद। उपका अर्थ है समीप, और निषद का अर्थ है बैठने। देखो भाई, मतलब जो प्राचीन इतिहास है इसमें जो कोई भी शब्द होते थे उनका एक अर्थ होता था। जैसे उसका अर्थ है समीप, और निषद का अर्थ क्या था? बैठना। उपनिषद वह विद्या है जो गुरु के समय बैठकर एकांत में सीखी जाए। देखो भाई, बन जाता है ना अच्छा से। उपनिषद वह विद्या है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाए। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है भाई? 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। अभी आपने पढ़े थे पुराण में, पुराण की संख्या कितनी है आपको चल जाए तो आप क्या कहोगे? कितनी पुराण की संख्या? 18। ठीक है। 18 हो गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे प्रसिद्ध पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण। और कृषि से संबंधित पुराण कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? चलो, इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे कमेंट में पूछना चाहूँगा कि बताओ कि सबसे मतलब जो कृषि से संबंधित पुराण है वो कौन सा है? आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए। ठीक है। छांदो छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीनतम, और मित्राणी उपनिषद सबसे नवीनतम। देखो भाई, मैं कह रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट चीजें सबसे प्राचीनतम हो गई और नवीनतम हो गई, क्योंकि उनको उनके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। जैसे छांदोग्य उपनिषद कौन सा सबसे प्राचीनतम, और मित्राणी उपनिषद सबसे कौन सा है? नवीनतम। माइडिक उपनिषद सबसे छोटा है। तो भाई देखो यहाँ पे छोटा बड़ा का माइडिक उपनिषद में कौन है? छोटा है। और ब्राह्मण उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य शतंग युद्धे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो भाई जैसे कि आप देखते होंगे कि जो हमारे भारतीय संविधान में जो शतंग देते हैं, ये शब्द है वो किस उपनिषद से लिया गया है?
मुंडक निषद से। तमसो सा जो ज्योति गम्य, अंधकार के सब प्रकाश करो, चलो ब्राह्मण ब्राह्मण से ले गया। और ये भी भाई मस्त हो जाता है कि तमसो मा ज्योति गम्य, ज्योति गम्य, अंधकार से उसकी ओर प्रकाश करो, चलो ब्राह्मण ब्राह्मण धारण निषद से ले गया। कुछ हम लोग निषद कांड, ब्रह्म धारण, सांद्योग, मुंडक, तैत्तिरीय, मांडलिक, मैत्रेयी, ऋषि, उपनिषद इत्यादि। ठीक है भाई। विदेश देश कुछ पर में उपनिषद वही से कौन सा हो गया, कंठ हो गया, ब्रह्मधारण हो गया, छांदोग हो गया, मुंडक हो गया, तैत्तिरीय हो गया, मांडलिक हो गया, मैत्रेयी हो गया, ऋषि उपनिषद हो गया। अब बाद में आते हैं वेदांग। वेद के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्म कांडों को प्रतिपादन में सहायता के लिए वेदांग नामक साहित्य रचना की गई। वेदांत की रचना क्यों गई, मतलब वेदांत की रचना क्यों की गई, ताकि वेदों को सरल तरीके से समझने और वैदिक कर्म कांडों के प्रतिपादन में सहायता के लिए वेदांग नामक साहित्य की रचना की गई। अब भाई क्वेश्चन आता है कि वेदांत कितने होते हैं, तो भाई वेदांत कितने होते हैं, 6 वेदांत होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष। 6 वेदांत कौन कौन होते हैं, शिक्षा हो गई, कल्प हो गए, व्याकरण हो गए, निरुक्त हो गए, छंद हो गए, ज्योतिषी। ठीक है, ये सभी गद्य सूत्र में लिखे गए हैं। इस ये सब किस कौन से सूत्र में है भाई, गद्य सूत्र में। वेदांत एक, देखो अब वेदांत, वेदांग भी मतलब कौन से वेदांग है जो किसको मतलब नोटिस करता है, मतलब आइडेंटिफाई करता है। जैसे शिक्षा है, वो किसको करती है, वेद के नाम से, कल्प वेद के हाथ से, और व्याकरण वेद के मुख से, निरुक्त वेद के श्लोक से, छंद वेद के पेड़ से, ज्योतिषी वेद के पेड़ से। ठीक है, एक बार और रिविजन कर लेते हैं। शिक्षा किसे करती है, वेद के नाक से, कल्प किसे करती है, वेद के हाथ से, व्याकरण वेद के मुख से, निरुक्त वेद के स्रोत से, छंद वेद के पेड़ से, ज्योतिषी वेद के मूत्र से। अब अब भाई षड दर्शन, जैसे ये दर्शन थे अपने पढ़े थे, और जो उनके मतलब उनका निर्माण किसने किया, और उनका मतलब इनको नोटिस किया हुआ है। जैसे कि भाई जो दर्शन योग है, वो किसके द्वारा मतलब निर्माण किया गया उसका, पतंजलि के द्वारा। सांख्य किसके द्वारा किया गया? कपिल मुनि के द्वारा। पूर्व मीमांसा किसके द्वारा की गई है, जैमिनि के द्वारा। और उत्तम मीमांसा बाद नारायण के द्वारा। विशेषिक किसके द्वारा, कणाद के द्वारा। और न्याय किसके द्वारा, गौतम के द्वारा। ठीक है, ठीक है। दर्शन परिवर्तन, ठीक है, षड दर्शन दर्शन थे जो आपको हो गया। आता है मात्रा, पता है भाई मात्रा। मात्रा प्रकार कला का एक महत्वपूर्ण रूप है, और ये एक ऐसा कार्य है जिसमें किसी कहानी या अन्य विषय का व्यापक और कलात्मक विवरण दिया हुआ होता है। मात्रा पर क्या दिया होता है, कलात्मक और व्यापक विवरण दिया हुआ होता है। ठीक है, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी, और इसमें 18 पर्व है। भाई महाभारत की रचना किसने की थी, वेद व्यास जी ने की थी, और इसमें कितने 18 पर्व है। आरंभ में इसमें 8,800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहा जाता था। और जो वही पराक्रम जो महाभारत थी उसमें कितने श्लोक थे, 8,800, उससे आरंभ में क्या कहा जाता था, जय संहिता। भगवत गीता महाभारत के छठे पर्व 20 पर्व कब आ गए, तो जो भगवत गीता है वो महाभारत के कौन से पर्व कब आ गया, छठे पर्व को। भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान भी कहा जाता है, और भगवत गीता है उसको स्मृति प्रस्थान भी कहा जाता है। शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है, और जो शांति पर्व है वो महाभारत का कौन सा पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है। महाभारत की रचना किसने की थी, वेदव्यास जी ने की थी। इसमें कितने पर्व है, 18 पर्व है, और इसमें पर्वन के बीच में श्लोक थे 8,800, और इसे जय चैत्य कहा जाता है। ठीक है भाई। रामायण, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, और इसमें 7 खंडों में विभक्त किया गया है। तो देखो भाई, जो महाभारत की रचना किसने की थी, वेदव्यास जी ने। और जो रामायण थी उसकी किसने की थी, महर्षि वाल्मीकि जी ने। उसमें 7 खंड में विभाजित है, जिसमें लंका कांड सबसे बड़ा कांड है, और 7 खंडों में 7 खंडों में सबसे बड़ा कांड कौन सा, लंका कांड, लंका कांड।
रामायण था महाभारत को पंचमवेद कहा जाता है। जो रामायण और महाभारत है उसको क्या पंचमवेद कहा जाता है। चार वेद आपको पता है कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और पांचवें वेद पंचवेद किसको कहा जाता है? रामायण और महाभारत को। रामायण तथा महाभारत लिखित रूप में संकलन गुप्त काल में 400 ईस्वी के आसपास हुआ। और जो रामायण और महाभारत का जो संकलन है जो गुप्त काल में हुआ था, गुप्त काल में तब 400 ईस्वी के आसपास। ठीक है। और उसके बाद में आता है ब्राह्मण मतलब साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में आते हैं भाई बौद्ध साहित्य। सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, सुत्त पिटक, बलि पिटक, अभिधान पिटक है। भाई यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, बलि पिटक और अभिधान पिटक। क्योंकि भाई आपको पता है कि आपको पता नहीं है किस जो बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। ठीक है। और त्रिपिटक में कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, बिल्व पिटक और वेदन पिटक। ठीक है। और त्रिपिटक क्या है? साहित्य है। किसका है? बौद्धों का। ठीक है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को संपूर्ण को जाता कथाओं में पर जो बुद्ध के शुभ कहानी जो बुद्ध के जन्म से पूर्व की कहानियों में लिखा जाता कथाओं में क्या है? संकलन है। ये काल्पनिक कथाएं हैं जो जो प्रचलन है। बौद्ध ग्रंथ अन्यत्र निकाय में 16 मानव पदों पर लिखे हैं। अब अगला आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य का आगम कहा जाता है। जैन साहित्य का कहा जाता है आगम कहा जाता है। और बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक। ठीक है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें इसके संख्या 46 है। और जो आगे में है, उसके संख्या कितनी है? 46। और उसके मतलब 3। ठीक है। आगम तंत्र में 12 अंग, 12 पान, 10 प्रवर्तक, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र आते हैं। जैन ग्रंथों को रचना प्राकृत भाषा में हुई और जैन ग्रंथों से उत्तर किस भाषा में की गई थी? प्राकृत भाषा में। जैन ग्रंथ भक्ति सूत्र में 16 महादेव पदों का उल्लेख है। लौकिक साहित्य इतिहास पुस्तक विदेशी यात्राओं का विवरण आदि ऐतिहासिक पुस्तक है। तो देखो भाई इतिहास जो हमारे इतिहास में जो मतलब पुस्तक है उसके द्वारा लिखी गई ये भी आपके द्वारा ये भी हमारे द्वारा आपके लिए लिख दिया गया है। तो सभी लोग विष्णु शर्मा द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? पंचतंत्र। कामंडक द्वारा नीति शास्त्र, विशाख द्वारा मुद्रा राक्षस, पतंजलि द्वारा महाभाष्य और भरतमुनि द्वारा नाट्यशास्त्र, बादशाहन द्वारा कामसूत्र, जयदेव जयदेव द्वारा गीत गोविंद और बिहार द्वारा विक्रमादित्य चरित्र। ठीक है। एक बार दोबारा से देखेंगे विष्णु शर्मा का कौन सी लिखी हुई है? पंचतंत्र। कामंडक द्वारा नीति शास्त्र, सागर द्वारा मित्र राक्षस, पतंजलि द्वारा महाभाष्य, भरतमुनि द्वारा नाट्यशास्त्र, बादशाहन द्वारा कामसूत्र, जयदेव द्वारा गीत गोविंद, बिहार द्वारा विक्रमादित्य चरित्र। ठीक है। और दो रवि पुराण द्वारा कौन सी लिखी गई थी? राजतरंगी भगवान भट्ट द्वारा हर्षचरित और कादम्बरी। बाण बाण भट्ट द्वारा कौन सी लिखी गई थी? हर्षचरित और कादम्बरी और पुराण द्वारा राजतरंगी। ठीक है। और कुछ लोग और पुस्तक है जैसे हर्षवर्धन ने हर्षवर्धन के द्वारा कौन सी लिखी गई थी? मार्कंडेय प्रियदर्शनी। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र, मार्शन के द्वारा अमरकोश, अमोघ वर्ष के द्वारा कवि राजमार्ग, गांधी द्वारा कुमार चित्र, ज्ञानेश्वर द्वारा मिताक्षर, भास्कराचार्य द्वारा लीलावती और जीमुद मोहन द्वारा दयावान। जीमुद मोहन द्वारा दयावान। इस हर्षवर्धन के द्वारा कौन सी लिखी गई थी? आगामी कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र, मौसम द्वारा अमरकोश, अमोघ वर्ष द्वारा कवि राजमार्ग, गांधी द्वारा कुमार चरित्र
प्रज्ञान सूर्य द्वारा, मिताचार्य बसवाचार्य द्वारा, निगमित त्रिविक्रम द्वारा, दयावान। ठीक है। लक्ष्मी देवी द्वारा रत्न कंठ तरुण, अतर द्वारा तरक सहित, सुश्रुत द्वारा सुश्रुत सहित, सुश्रुत द्वारा कौन से सुश्रुत सहित। भाई आगे देखो, विदेशी यात्रा के विवरण आपको पता है, भारत में मतलब भारत में प्राचीन समय में बहुत से राजाओं ने शासन किया था, और इनके टाइम पर भारत में विदेशी यात्रियों का आवागमन प्राचीन काल से ही लगा हुआ है। तो जैसे आपको पता होगा कि प्राचीन समय से ही हमारे देश, हमारा जो भारत है, उसका व्यापार संबंधी व्यापार एशिया से एशिया से प्राचीन इतिहास से ही देखे गए हैं। जैसे कि आप पढ़ोगे, भारत के विषय में जानकारी के लिए विदेश यात्रा के लिए महत्वपूर्ण रहता है। इनमें से कई यात्रियों ने अपने भारत यात्रा के बारे में पुस्तकों दिया गया है, किंतु कुछ यात्रियों ने बिना भारत आए ही अनुसूचियों के आधार पर भारत का वर्णन किया है। देखो भाई, मतलब बहुत से यात्री तो ऐसे थे जो भारत आए थे और उन्होंने पुस्तकों में भारत के वर्णन किया, लेकिन बहुत से भाई ऐसे थे जो मतलब अनुसूचियों के आधार पर ही मतलब जो ऐसे ही वर्णन किया। इन यात्रियों ने भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति के विषय में भी अपने विचार प्रस्तुत किए। विदेशी यात्री और पुस्तक लिख रही, अपने विदेशी यात्री और इनको मुझे पुस्तकें मिलना, आप उनको याद रखेंगे, नोट्स बनाएंगे। हेरोडोटस, इसके बाद पुस्तक कौन सी लिखी गई है, हिस्टोरी का। और मैगस्टीन द्वारा कौन सी लिखी गई, इंडिया। प्लेनी द्वारा नेचुरल हिस्ट्री, टोलमी द्वारा ज्योग्राफी, जेस्टिन द्वारा सार संग्रह या टोन, स्ट्रेप द्वारा ज्योग्राफी ज्योग्राफी का, और फाहान द्वारा फुयोशी, फाहान द्वारा कौन से फुयोकी, और हैंसन द्वारा सीयूकी, हैंसन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी है, सीयूकी। ठीक है। कौन कौन सी पुस्तक होगी, जिसे दोबारा एक बार देख लो। विदेशी यात्री या फिर पुस्तक, हेरोडोटस द्वारा हिस्टोरी का, मेगास्थनीज द्वारा इंडिया, प्लेनी द्वारा नेचुरल हिस्ट्री, टोनी द्वारा ज्योग्राफी, जस्टिन द्वारा सार संग्रह या एपिटॉम, स्ट्रेप द्वारा ज्योग्राफी या ज्योग्राफी, और फाहान द्वारा फुयोकी, और हैंसन द्वारा सीयूकी। मतलब भाई ये क्रिकेट में जो लिखा हुआ है, ये देखो तुम लोग, ये जो प्रमुख विदेश यात्री थे, जो मैजिस्ट्रेट थे, जो प्रशासनिक कार्य कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और एक कार्यकाल में भारत आए थे। ठीक है। और जो ये थे पाहान थे, वो किसके में आए थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के में। और जो हैंसन थे, वो किसके में आए थे, शासक हर्षवर्धन के में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब आती है भाई पाषाणी, पाषाणी युग संस्कृति, जब जो भारत की या विश्व की जो सबसे प्राचीन संस्कृति है, वो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। वही इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला कौन सा है, प्रागैतिक काल। दूसरा कौन सा है, ऐतिहासिक काल। और तीसरा कौन सा है, आधुनिक। ठीक है। प्रागैतिक काल सबसे पहले पढ़ेंगे। प्रागैतिक काल, जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे प्रागैतिक काल कहा जाता है। प्रागैतिक काल किसे कहते हैं, जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, उसे प्रागैतिक काल कहते हैं। और प्रागैतिक काल मूलतः उत्खनन में मिले प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर होता है। और जो प्रागैतिक काल था, वो पूर्ण उत्खनन में मिले प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर होता था। जैसे उदाहरण के लिए कौन सा, पाषाण काल। ठीक है। और दूसरा आता है आर्य ऐतिहासिक काल। आज इतिहास में इस काल के अंतर्गत लिखित लिपि प्राप्त हुई है, किंतु उन लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस काल के इतिहास साहित्य में प्राकृतिक दोनों स्रोतों पर निर्भर करता है। भाई आज ऐतिहासिक काल, इस काल के अंतर्गत लिखित लिपि प्राप्त हुई है, किंतु उन लिपियों को अभी तक क्या लिखा जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। इस काल में ऐतिहासिक साहित्य प्राकृतिक दोनों स्रोतों पर निर्भर होता है। और इसके तो सभ्यता है, कौन कौन से, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। भाई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है और जो वैदिक सभ्यता है, तो किस काल के द्वारा आपने कौन से ऐतिहासिक किस काल में बनी थी, तो आप क्या कहोगे, आगे ऐतिहासिक काल में। देखो भाई, जैसा पूरा पूरा पाषाण कालीन जो कल थे, वो देखो ऐसे दिखते थे इस तरह से। ठीक है। और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल।
इस काल में प्राप्त हुई लिखित लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई है। इस काल का इतिहास लिखित साक्ष्यों पर आधारित है। उदाहरण छठी शताब्दी ईसा पूर्व से इतिहास काल की शुरुआत मानी जाती है। तो इतिहास काल की शुरुआत कब मानी जाती है? छठवीं ईसा पूर्व से। पाषाण काल। अब देखो भाई, यहाँ से आ जाता है पाषाण काल। पाषाण काल से तात्पर्य उस काल से है जब मानव के औजार पाषाण निर्मित होते थे। इस अवधि को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल से आप मानो तो 1925 काल में मानव द्वारा औजार बनाए गए, जिसके 70 के औजार। ठीक है, वहाँ से कुछ काल का प्रारंभ हुआ पाषाण काल का। ठीक है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल। पहला कौन सा है भाई? पूरा पाषाण काल। और ये कौन सा है? 1 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। 1 लाख से पूर्व 10,000 ईसा वर्ष पूर्व। और दूसरा मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के कब से कब तक है भाई? 10,000 से और 6,000 ईसा वर्ष पूर्व। और जो मध्यपाषाण काल है वो कब से कब तक है? 6,000 से और 1,000 वर्ष ईसा पूर्व से। ठीक है भाई, एक बार दोबारा देख लो। पूरा पाषाण काल कब से कब तक है? 1 लाख से और 10,000। और मध्यपाषाण काल 10,000 से और 6,000 ईसा वर्ष पूर्व। ठीक, मध्यपाषाण काल 6,000 से और 1,000 ईसा वर्ष पूर्व। पूरा पाषाण काल। पुनर्पाषाण काल में लोग निम्नलिखित जाति के थे। पुनर्पाषाण काल में लोग किस जाति के थे? निम्नलिखित जाति के थे। इस काल में मानव घूमते रहते शिकार में मिले थे। पुनर्पाषाण काल में लोग किस पर मिले थे? शिकार पर। ठीक है, तथा खाना विदेश जीवन व्यतीत करता था। इस काल में मानव खाद्य पदार्थों को उपभोक्ता मात्र था। उस काल में थे जो मानव इनमें मतलब उपभोक्ता कंज्यूमर था, एक तरह से उत्पादक नहीं थे। मतलब किसी को खिलाना नहीं करते थे, दूसरे को उपभोग करते थे। मतलब कोई भी चीज़ जो वनस्पति है या फिर जीव जंतु हैं, उनको मार के और मतलब मांसाहारी थे, जो मतलब मार के मांस खाते थे। ठीक है, इस काल में मानव को कृषि ज्ञान नहीं था। और जो ये पूरा प्रश्न काल में पूरा प्रश्न काल है, इसमें मानव को कृषि ज्ञान नहीं था भाई, कृषि ज्ञान नहीं था। इस युग में मानव को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। तो भाई इस युग में मानव को ज्ञान हो चुका था अग्नि का ज्ञान। किंतु बस का उपयोग से बच्चे नहीं था। ये तो पता है कि नहीं होती है, लेकिन ये बताइए कि भाई इसका क्या काम आता है। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस ने मई 1867 में मद्रास के पलवरम नामक स्थान पर पूरा प्रश्न काल का एक उपकरण कार्टून प्राप्त किया। और वही सबसे प्राचीन जो सबसे प्रथम बार है तो पूरा प्रश्न काल का उपकरण किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा। तब 1863 में मद्रास के पलवरम नामक स्थान से पूरा प्रश्न काल का एक उपकरण हस्तकोदार प्राप्त किया। रॉबर्ट ब्रूस को भारतीय तो ज्योतिष पुरातत्व का पिता कहा जाता है। और जो रॉबर्ट ब्रूस को भारत में प्रागैतिहासिक प्रकृति का पिता कहा जाता है। पूरा पाषाण काल 3 चरणों में विभाजित किया गया है। भाई पूरा पाषाण काल लिखित सूचना में विभाजित किया गया है 3 चरणों। फिर कौन से? पूरा पाषाण काल कब से कब तक है? यह है 5 लाख से 50,000 ईसा वर्ष पूर्व। पूर्व पूरा पाषाण काल कितना है? 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। मध्यपाषाण काल 50,000 से और 40,000 ईसा वर्ष पूर्व। और कुछ पूरा पाषाण है 40,000 से और 10,000 ईसा वर्ष पूर्व। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक बार और देख लो। पूरा पाषाण काल कितने चरणों में विभाजित किया गया? 3 चरणों में। कौन कौन से? निम्न पूरा पाषाण काल, भूतपूर्व पूरा पाषाण काल 5 लाख से 50,000। और मध्यपाषाण काल 50,000 से 40,000 ईसा वर्ष तक। ठीक है, पाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा वर्ष तक। मध्यपाषाण काल में मध्यपाषाण युग भी कहा जाता है। पूरा पाषाण और नवपाषाण के बीच स्थित में है। 1867 ईस्वी में सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल के उपकरण निक्रोलिथिक स्टीफन कार्लाइल ने विंध्याचल क्षेत्र में की थी। सूक्ष्म पाषाण काल उपकरण का संबंध मध्यपाषाण काल से है। सूक्ष्म पाषाण काल उपकरण का संबंध किससे है? मध्यपाषाण काल से। इस काल में ऊर्जा बनाने की तकनीकों की प्लॉटिंग कर रहा थी। और जो भाई ये मध्यपाषाण काल में इसमें ऊर्जा बनाने की तकनीकों को क्या क्या था? प्लॉटिंग कर रहा था। मेसोलिथिक युग के अंत में लोगों ने फसल उगाना और पशुपालन करना शुरू कर दिया था। और जो भाई जो मध्ययुगीन युग था उसमें इस युग में लोगों ने क्या फसल और पशुपालन करने का कर दिया था शुरू।
जिससे घरेलू पशुओं को नियंत्रित खेती, प्रवर्धन और उत्पादन शामिल है। इस कार्य में कुत्ते का पालतू बनाया गया। भाई सबसे पहले जो मतलब क्वेश्चन आता है कि जो प्रथम था इस जीव जंतु को मनुष्य के द्वारा पालतू बनाया गया था। तो उसमें आप क्या आंसर करोगे? कुत्ता। ठीक है भाई। भारत में मध्यप्राचीनकालीन स्थल राजस्थान के बाड़मेर, गुजरात के लंगनाज और बिहार के केसरा, आंध्र प्रदेश का नागार्जुनकोंडा, तमिलनाडु के टिरुचेंदुरम आदि में स्थित है। और जो भाई भारत के मध्यप्राचीनकालीन स्थल है वो कहाँ है? राजस्थान के बाड़मेर, गुजरात के लंगनाज, बिहार के केसरा, आंध्र प्रदेश के नागार्जुनकोंडा, तमिलनाडु के टिरुचेंदुरम आदि में स्थित है। अब आता है जो सबसे बाद का नुफासुंडा। सबसे बाद में कौन सा नुफासुंडा होता है? नुफासुंडा। इस काल में मानव ने सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत की। इस काल की सबसे बड़ी खोज माना जाता है भाई जो नपाषाण काल में सबसे बड़ी खोज की गई थी, क्योंकि इस काल में गेहूं का आविष्कार हुआ है, फिर गेहूं सर्वप्रथम उत्पादन किया था। पत्थर की कुल्हाड़ी नपाषाण काल का प्रमुख औजार है। जो भाई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई नपाषाण काल में प्रमुख औजार क्या था, तो क्या था? पत्थर की कुल्हाड़ी। इसके अतिरिक्त अन्य उपकरण जैसे छेनी हो गई, बसूली हो गए, सेल्ट हो गए। ठीक है। इस काल के मानव पॉलिश बेहतर के औजार और पत्थर की कुल्हाड़ियों के इस्तेमाल करते थे। और वही इस काल में मानव के क्या पॉलिश पत्थर के औजार और पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। पॉलिश किए हुए उपकरणों को प्रयोग करने के लिए विज्ञान इस काल को पॉलिश किए हुए उपकरणों की शक्ति का जाता है। पॉलिश किए हुए उपकरणों का प्रयोग करने के कारण इस काल को पॉलिश किए हुए उपकरणों को किस क्या कहा जाता है? वही संस्कृत। मनुष्य इस काल में भूखड़ जीवन त्याग कर स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा। जलवायु में सबसे बड़ी प्रजाति मान सकते हैं। जो मनुष्य था पहले भूखड़ था, मतलब कोई उस एक आवाज नहीं था, पर आज कहीं कल कहीं, तो मतलब कोई फिक्स जगह नहीं थी। लेकिन जब फसल निकाले इसके दौरान उसने घुमक्कड़ जीवन को त्याग दिया, इसलिए जीवन व्यतीत करने लगा। प्राकृतिक पुरातत्व साक्ष्य, जो है ये जो प्राकृतिक प्राचीनतम साक्ष्य कौन सी जगह से प्राप्त हुए? ये देखो, मेहरामगढ़ से क्या है? कृषि के साक्ष्य। मेहरामगढ़ से कृषि साक्ष्य नौपाषाण कालीन में प्राचीनतम बस्ती कहाँ पे मिली? मेहरामगढ़। जो कहाँ पे स्थित है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। मेहरामगढ़ कहाँ पे स्थित है भाई? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है। और इनामगांव कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और इसमें क्या हुई? मातृ देवी लघु की मूर्ति महातीदात के नाम की। और जो बागौर राजस्थान है और जो आलमगढ़ मध्य प्रदेश है, वहाँ में क्या पशुपालन का प्रथम सेट मिला। मैं आपसे पूछ लेंगे जो बागौर राजस्थान है, आजमगढ़ मध्य प्रदेश में क्या मतलब कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? आप क्या कहोगे? पशुपालन के कौन साक्ष्य? और चिरांद बिहार, यहाँ से क्या हुई? हड्डी के औजार भाई। जो चिरांद बिहार से हड्डी के औजार प्राप्त हुए। और जम्मू कश्मीर, यहाँ से क्या प्राप्त हुई? गर्दावास, पालतू कुत्तों को मालिकों के सब के साथ अपनाने में। देखो भाई मतलब प्राचीन काल में क्या करते थे कि जो उसके पालतू कुत्ते थे ना, जैसे मालिक है, उनके लिए डॉगी, तो उनके साथ उनके जो पालतू कुत्ते थे उनको भी दफनाने के साथ ही। और जो अंतर जी के उत्तर प्रदेश से यहाँ पे क्या साक्ष्य प्राप्त हुए? सरकारी लोहे के औजार प्राप्त हुए। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से क्या प्राप्त हुए? शाम के साथ से। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोटिस जरूर करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो यूपीएससी और पीसीएस जो एग्जाम है उनमें तक आए हैं। ये बहुत ही टॉप लेवल क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं आप। मैं आपको प्रैक्टिस से वो ऐसे नहीं करेंगे, हल्की फुल्की प्रैक्टिस कर रही है। आपने कहीं हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि मतलब बहुत सी चीज़ होगी जो आपने फिल्म से भी नहीं पढ़ी होगी। क्यों? क्योंकि भाई ये मल्टीपल मल्टीपल सोर्सेज है, इनसे कुछ चीज़ों को उठाया गया है और उनमें से जो मेन मेन जो एग्जाम से भाई एग्जाम वो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है। तो आपसे यही है कि आप नोट्स बना सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर वही नोट्स की होगी होगी, नोट्स आप अपने हिसाब से बनाओगे तो फिर आपके लिए बेनिफिट है। इसलिए कहूँगा कि आप नोट्स जरूर बनाएं और इनको पढ़ें। जो नवासा महाराष्ट्र है वहाँ पे क्या प्राप्त हुए? सूती कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ। भीमबेटका में प्रथम मानव गुफा चित्रण। जो अम्बेडकर के प्राप्त हुए प्रथम मानव चित्रण।
तेमाबाद महाराष्ट्र में हजारों संस्कृति के सबसे बड़ा साक्ष्य मिला। और बुलीबेरी मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी ताम्र नदी है। बुलीबेरी मध्य प्रदेश भारत की सबसे बड़ी ताम्र रेवाड़ी द्वारा देखिए मेहरानगढ़ हिंदुस्तान पाकिस्तान से के प्राप्त हुई कृषि के प्रसिद्ध राज्य में पाषाण कालीन का प्रसिद्ध मिस्त्री ये नांदगांव महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण नदी मुख्य मामलात के मुख्य और चिराग मियासे अड्डी बाजार गुजों कश्मीर से गर्दाबास फालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाना अंतरिक्ष कला से सबसे लड़के औजार प्राप्त हुए कोल्डी हलवा से चावल के साथ नवासा से सूती कपड़े का साक्ष्य भीमबेटका से वर्तमान चित्र कला देवाबाद से जारवा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल गोंडकरिया से भारत की सबसे बड़ी ताम्र नदी। एक भाई सिंधु घाटी सभ्यता तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। तो आप की क्लास यहीं तक लगेगी और जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको कल शुरू किया जाएगा। तो आपसे यही कहूँगा कि आपको जो भी आज पढ़ाया गया है नोट्स बना सको तो बना लो जिनकी एग्जाम है 2025 में SC या रेलवे SSC रेलवे या जब भी स्टेट वाइज एग्जाम है जिसमें DG की पोस्ट आती है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप जरूर देखें तो एक स्पीड में देखें या जैसे भी आपको लगे क्योंकि भाई यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर फंसेंगे और आप इसको जरूर देखें। और जो अभी अगले साल के लिए 2026 के लिए या 2027 के लिए तैयार कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी बेनिफिट है क्योंकि उनको एक तरीके से मतलब एक तरीके से ऐसे डेमो क्लास की तरह देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि भाई जब आप शुरू से मतलब ये चीज़ देखना स्टार्ट करोगे बस मतलब उनसे फ्रेंडली हो गए तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका जो जीके है उसमें इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। और बाकी इतना ही कहूँगा अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और भाई मतलब ये मेरी फर्स्ट क्लास थी लाइफ की तो थोड़ा नर्वस हूँ इसलिए अगर थोड़ा सा बोलने में मतलब ऐसे लगा कि भाई भैया मतलब बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहे तो मतलब फर्स्ट टाइम थोड़ा नर्वसनेस की वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी आगे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी इम्प्रूवमेंट आपको जरूर दिखेगा और आपका के लिए सुधार किया जाएगा। और ये बाकी यही कहूँगा पढ़ते रहिए भाई और ये क्लास आपके लिए बहुत ही रामबाण कह सकते हैं एक तरह से बहुत ही अच्छी साबित होगी और आप खुद कहोगे बाद में वास्तव में यार ये क्लास वास्तव में बहुत अच्छी है। और जो बाद में ये जो ब्रैकेट में है ना ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप नोट्स और भी नोट्स नहीं बनाओ तो जो ब्रैकेट में दे रखे ना उनके बना लो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है भाई आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में।